नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने अपने बहुत से वीडियोस में अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करी है। जहां जहां मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है वहां वहां सवाल उठाया है। लेकिन एक सवाल तो यह भी बनता है कि अगर मैं सरकार की जगह होता तो मैं क्या करता। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है। क्योंकि सपने पूरे होने के लिए हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। रुको जरा, सब्र करो। सोचकर देखो दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत आखिर इतनी सस्ती क्यों है। मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो मैं इस धारणा को बदलूंगा। किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मेरी यानी भारत के प्रधानमंत्री की। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन आज 2024 में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वही कॉलोनियलिज्म, वही फ्यूडलिज्म भरा हुआ है। इन लोगों के लिए बात हजम करनी बड़ी मुश्किल है कि एक आम मजदूर की, एक गरीब मजदूर की जान की वही कीमत कैसे हो सकती है जो भारत के प्रधानमंत्री या किसी बड़े अरबपति सेठ की जान की कीमत है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े अरबपति सेठ हो या कोई गरीब मजदूर या एक मिडिल क्लास आदमी, अपने परिवार के लिए तो हर कोई उतना ही खास होता है ना। और संविधान की नजरों में भी ऐसा ही होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, जिसके मुताबिक कानून की नजरों में हर कोई बराबर है। और सेकेंडली, देश में रहने वाले हर एक इंसान को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं इंश्योर करूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते कि इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए। सेफ्टी और सिक्योरिटी हर किसी के लिए हो, क्योंकि जान है तो जहां है। आप पूछोगे लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है? अभी तक तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही गिनाए जा रहा हूं। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सॉल्यूशन की पहली स्टेप यही है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या करता है? देखता है कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है आपकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेता है वो। क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता होगी तब तक दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। 99% केसेस में अगर आप कोई भी दवाई दे दोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दूसरा स्टेप आता है इसके बाद प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, और तीसरा स्टेप फिर आता है एक्शन लेना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सही एक्शन लेना, सही दवाई देना। ज्यादातर केसेस में ज्यादातर पॉलिटिशियंस इन पहली दो स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। वो अपने भाषण देते हैं हवा हवा में कि बच्चे देश का भविष्य है, नारी शक्ति का सम्मान, जनता जनार्दन है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम को कभी डायग्नोस नहीं करेंगे, कभी उसकी बात नहीं करेंगे और कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम। सरकार में बैठे बहुत से पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम्स को बस कारपेट के नीचे सरकाना जानते हैं कि कहीं हमारी स्टेट का क्राइम रेट ज्यादा ना दिख जाए, इसलिए कुछ केसेस में एफआईआर ही मत लिखो। कुछ नेता तो इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने किसी क्राइम की खबर को एक्सपोज कर दिया तो उस जर्नलिस्ट को उठाकर ही जेल में डाल दो। पिछले एक वीडियो मैंने बात करी थी अंकिता भंडारी के मर्डर केस की, जहां पर पुलिस ने हिंदी न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड के एडिटर आशुतोष नेगी को ही जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो बड़े करीबी से इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे। जो लोग इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पेसिमिस्टिक कहा जाता है, कभी एंटी नेशनल, कभी फॉरेन फंडेड कहा जाता है, और ये सारी डॉग विस्लिंग ऊपर से होती है। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं लोगों को कहूंगा स्पीक अप, अपनी आवाज उठाओ। मैं मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्राइम के इंसिडेंट्स, टेररिज्म के इंसिडेंट, लैशेस, लिंचिंग्स, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे आकर मर रहे हैं, तो कभी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीजों पर रिपोर्ट करो और डरो मत, क्योंकि मैं आपको बचाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहली स्टेप है इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना, मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। और जानते हैं क्या दोस्तों, एक बार किसी लीडर ने अगर प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद सोल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं बच जाता।
फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकल पुलिस स्टेशन मना कर देता है FIR फाइल करने से, तो लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि कंप्लेन करने वाला SP के ऑफिस में जा पाए और वहां पर FIR दर्ज करा पाए। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई जाए कि उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर ने क्यों नहीं करी FIR रजिस्टर। कैसा लगा ये सिंपल सा सोल्यूशन? सुनने में इम्प्रैक्टिकल लग रहा है क्या आपको? इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली में किया जा चुका है हमारे देश में। राजस्थान सरकार ने 2019 में ये डिसीजन लिया था। अगर ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो तो बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। सिंपल से समझाऊं, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। हमारे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बनाना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो हमारे देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीजों की जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वो उन्हें दी जाए। बंदूक, मशीन गन, राइफल, एम्यूनेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेडगियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार, ये सब ना सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि रेडिली अवेलेबल हो। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आउटसोर्स हो और अपने देश में चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए। साथ ही साथ डिफेंस रिसर्च में खर्च किए जाने वाला पैसा बढ़ाया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट बढ़ेगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस कराई जाए ताकि कोई भी खराब हवाई जहाज या खराब हेलीकॉप्टर की वजह से हमारे एक भी पायलट की मृत्यु ना हो। प्रधानमंत्री बनते ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स मैं लूंगा एजुकेशन बजट को 3 से 4 गुना बढ़ाना। आप पूछोगे इसका पैसा कहां से आएगा? कुछ पैसा तो आएगा कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर। इस खबर को देखिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कम कमाया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को दोबारा से उसी लेवल पर ले जाए जिस लेवल पर 2017-18 में हुआ करता था। इसकी बाकी पैसे की बचत होगी करप्शन खत्म करके। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी करप्शन 1% भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही कारण है जिसकी वजह से इलीगल होर्डिंग्स खड़ी होती हैं और जब वो गिरती हैं तो लोग मारे जाते हैं। करप्शन ही कारण है जिसकी वजह से खराब दवाइयां सेफ्टी चेक से पास हो जाती हैं। मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए जाते हैं क्योंकि फूड सेफ्टी वाला वहां पर रिश्वत खाता है। करप्शन के पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला कारण है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि सबसे बड़ा रीजन है करप्शन के पीछे। किसी भी पुलिस वाले को जब आप रिश्वत देते हो, सरकारी अफसर को रिश्वत देते हो, कभी उनसे पूछकर देखो कि वो क्यों रिश्वत मांग रहे हैं, तो उनका जवाब आएगा कि उन्हें ऊपर कुछ पैसा देना होता है, ऊपर भी कुछ कट देना होता है। और वो ऊपर वाले अफसर से जाकर अगर आप कभी पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे और ऊपर कट देना होता है। यहाँ पर एक पूरी चेन फॉलो होती है करप्शन की, एक ऐसी चेन जो पहुंच जाती है सीधा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक। यानी किसी भी देश में करप्शन की असली रूट उस देश के PM या स्टेट के CM होते हैं। इस चेन को अगर तोड़ना है तो वो ऊपर से ही तोड़ा जा सकता है जब ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो। दूसरा कारण है करप्शन के पीछे पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सरकारी एम्प्लॉयज का ओवरवर्क्ड होना और अंडरपेड होना। इस पर आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन कि कैसे हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स ओवरवर्क्ड हैं। 12-12 घंटे काम कराया जाता है उनसे और पेमेंट ढंग से नहीं मिलती। कई रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं जो बताती हैं कि ढेर सारी स्टेट्स में पुलिस बहुत अंडरस्टाफ्ड है और ओवरबर्डन्ड है। सॉल्यूशन सिंपल है, इसका पुलिस की संख्या डबल कर दो। कोर्ट्स और जजेस की बात करें तो वहां भी यही हाल है, ओवरबर्डन है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TH ठाकुर तो अपनी स्पीच में इस ओवरबर्डन की बात करते हुए रो भी पड़े थे एक बार। Speeches have been made in the past, in conferences, in seminars, debates in the parliament, but I think nothing really appears to be moving. इसलिए जरूरी है कि हर एक स्टेट में CBI टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्वेस्टिगेशन करे, केस सॉल्व करे, जिसकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग करी जाए। स्टेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी और हर एक केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसी ब्रांच से होगा। अब सोचकर देखो दोस्तों, ये सारे सही कदम उठाने से देश में क्या क्या सही हो जाएगा। देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ केयर मिलेगा, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सबके लिए स्ट्रिक्टली 8 घंटे की लिमिट सेट करी जाएगी, कोई भी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ज्यादा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट पुलिस फोर्स होगी, वैकेंसी सारी फिल करी जाएंगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से काम होगा। इसकी वजह से हर एक देशवासी के मन में पुलिस के प्रति सम्मान होगा, ग्रैटिट्यूड का भाव होगा और पुलिस वाले भी हर एक नागरिक से सर या मैम करके बात करें।
ये उन्हें कहा जाएगा, चाहे वो कितने भी अमीर या कितने भी गरीब क्यों ना। इमेजिन करो पुलिस के सिस्टम में ही ऐसा रूल बना दिया गया कि हर एक पुलिस ऑफिसर किसी भी सिटीजन से बात करते वक्त उन्हें सर या मैम करके एड्रेस करेगा। अपने आप माइंडसेट में चेंज आने लगेगा। ये माइंडसेट बदलने का एक और तरीका होगा स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना। बचपन से ही बच्चों को सही माइंडसेट सिखाया जाए, जिससे कि जब वो बड़े हों तो समाज में अपने आप ही सही मानसिकता फैले। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की इस लिस्ट को देखो, सिंगापुर नंबर 5 पर है। अगर सिंगापुर यहां तक उठकर आ सकता है तो हम इंडिया को भी नंबर 1 ले जा सकते हैं रैंक में इस लिस्ट पर। वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल एंड प्रॉस्परस कंट्री, हमारा देश, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैसा लगा मेरा सपना दोस्तों? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था ये वीडियो। एक वीडियो में सारे इश्यूज की बात करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फोकस किया। लेकिन अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद।